चलिए देखते हैं हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित बिहार एसएससी बीएसएससी रोशन आनंद बीटू झा का बुक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 2023। ठीक है, इसमें हम लोग आज सेट नंबर 9 देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। ये आसमान रास्ते नदी तेरा मंजर देखेगी, ये आसमान रास्ते नदी तेरा मंजर देखेगी, दिन में उठती लहरों का समंदर देखेगी, शब्दों की गहराई में मत जा दोस्त, शब्दों की गहराई में मत जा दोस्त, एक दिन दुनिया तेरी ऊंचाइयों का आसमान देखेगी। इसी के साथ सेट नंबर 9 देखते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 नंबर है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वान मुद्रा है कहाँ, वान मुद्रा कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का मुद्रा है। वान मुद्रा कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का है। एन मुद्रा कहाँ का है? जापान का है। यानी स्पेन का मुद्रा क्या है? यूरो है। केन्या का मुद्रा क्या है? शिलिंग है। केन्या का मुद्रा क्या है? केन्या का मुद्रा शिलिंग है। और जापान की मुद्रा येन है। और स्पेन की मुद्रा यूरो है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस सूची में है? 10वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची के संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी द्वारा जोड़कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अब 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पहले हुई थी? कौन सी घटना पहले हुई थी? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। किसने? दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। यह घटना सबसे पहले घटित हुई। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। यह पुस्तक 1860 ईस्वी में ढाका में प्रकाशित हुई थी। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। यह पुस्तक पहली बार 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब सत्येंद्र नाथ टैगोर 1846 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज ICS परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग सिन्हा। ये करेंट अफेयर्स है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में के तीसरे अंक से? ये मैथ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। यह कथन किसका है? इसका है प्रोफेसर फ्रेडमैन का है। अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। यह कथन प्रोफेसर फ्रेडमैन का है। रॉबिन्स ने बोला था, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों का वैकल्पिक उपयोग करने वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब है मार्क्स, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति
के नियम की खोज करता है। बेनहम अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। अब है कुछ प्रमुख कथन। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, मार्शल ने कहा था। अर्थशास्त्र कार्य का विश्लेषण करना है, अर्थशास्त्र कार्य का विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, रॉबिन्स ने कहा था। किसने कहा है? रॉबिन्स। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जान लेते हैं। दास कैपिटल किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने लिखा है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किसने लिखा है? सैमुअलसन ने लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी किसने लिखा है? मार्शल ने लिखा है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी किसने लिखा है? किन्स ने लिखा है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। संप्रभुता के अभाव के कारण, यानी भारत 26 जनवरी 1950 से संप्रभु देश बना। राज्य होने की 4 आवश्यक शर्त है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से देख लीजिएगा कौन है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, रीजनिंग है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? कौन नहीं थी? पृथक निर्वाचक मंडल, उनकी अनुशंसा नहीं थी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा में नहीं थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए नए डोमिसाइल संविधान का खाका था। अब भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिया गया है। भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा। मंत्रिमंडल सदन में प्रति उत्तरदायी होगा। अब केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाएगा, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएगी। अब सांप्रदायिकता आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन यह व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न की जाए जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। अब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म और हर प्रकार के राज्य से पृथकीकरण, भाषाई आधारों पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? कौन है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को मिला है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न की कंपनी का दर्जा मिला है। सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई ने राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर आरसीएफ को अगस्त 2023 में 14वां नवरत्न स्टेट का दर्जा दिया है। अब 1978 में कंपनी की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पुनर्गठन के बाद हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बाद में नवरत्न कंपनियों की सूची भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CONCOR है, इंजीनियरिंग्स इंडिया लिमिटेड EIL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO,
राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड NBCC, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC लिमिटेड NMDOC। अब राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। 11 नंबर है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SCI, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL। और 13 नंबर है ONGC विदेश लिमिटेड OVL है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अब विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे। हेनरी ड्यूनेंट ने वर्ष 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। 2023 के लिए विश्व रिकॉर्ड रेड क्रॉस दिवस का विषय है, हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से होता है। रेड क्रॉस को 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जानते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस का 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाता है? 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाता है? 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दी? किसने कर दी है? अकबर सम्राट द्वारा झरोखा समिति किसने कर दी है? औरंगजेब ने कर दी है। ठीक है, सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। झरोखा दर्शन यानी भारत में मध्यकालीन राजाओं के किलों और महलों में बालकोनी पर सार्वजनिक दर्शनों को संबोधित करने का एक दैनिक अभ्यास था। यह जनता के साथ आमने सामने संवाद का एक प्रत्यक्ष तरीका था। इस प्रथा की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर ने किया था, लेकिन जब औरंगजेब बादशाह बने तो उन्होंने झरोखा दर्शन की पद्धति समाप्त कर दी, क्योंकि इसके सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी थी, जो शरीयत के अनुसार गलत था। औरंगजेब ने कुरान एवं शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह जो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा यानी बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। अब बड़ौदा के गायकवाड़ों में अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से आर्थिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों के विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास तक समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर है, क्राय किसका संक्षेप है? क्राय किसका संक्षेप है? चाइल्ड राइट एंड यू। चाइल्ड राइट एंड यू क्राई का
संक्षेप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? किसमें है? अनुच्छेद 44 में है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में केवल भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 है, नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हुए भी देश के शासन का मूलभूत अंग माना गया है। अब अनुच्छेद 38 कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था बनाएगा। अब अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त होने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा अनुच्छेद 39 के तहत। अब अनुच्छेद 39 के कहता है समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधि के सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। अब अनुच्छेद 42 है कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व प्रस्तुति सहायता का उपबंध है। अब अनुच्छेद 47 है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अब है अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों का रक्षा करना है। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? किसके नाम? ये था महात्मा गांधी के। यानी इस प्रस्ताव में भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? गेहूं जो है रोपण का उदाहरण नहीं है, जो कि चाय रोपा जाता है, रबर रोपा जाता है, कहवा रोपा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर एक उत्तर लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो लेंस का फोकस दूरी निकालें। 16.67 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन है। अब 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। प्रमुख दिवस तिथि विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम है 2023 पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन। विश्व जल दिवस का मतलब 22 मार्च को परिवर्तन, यानी थीम था 2023 जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। अब जल संसाधन दिवस कब मनाता है? 10 अप्रैल को मनाया था। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाता है? 22 मई को मनाया जाता है। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस कब 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस
देश को छूती है। किसको छूती है? नेपाल को छूती है। ये बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की सीमाएं छूती है। चीन को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख राज्यों के शासित प्रदेश की सीमाएं छूती है। पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख राज्यों के शासित प्रदेशों की सीमाएं छूती है। म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और राज्य की सीमाएं छूती है। अबे भूटान को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमाएं छूती है। अफगानिस्तान को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा छूती है। अन्यथा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। अब भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लेसर व मेसर के मुख्य अंतर क्या है? लेसर में प्रकाश तरंग का, जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। लेसर में प्रकाश तरंग का तथा जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। लेसर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर के तरंगों की आवृत्ति समान होती है तथा इसके विभिन्न तरंगों की कला भी स्थिर होती है। लेजर की खोज थियोडोर एच मैमन द्वारा सन 1960 में की गई है। अब भारत में लेजर प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत 1960 ईस्वी के दशक में हुई। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान द्वारा 1964 ईस्वी में गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक का प्रयोग कर लेजर का निर्माण किया गया है। अब मेसर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंग का प्रवर्धन। मेसर का आविष्कार गीगर, गोर्डन एवं टाउन ने किया है। आंख से ट्यूमर के ऑपरेशन में मेसर बीम का प्रयोग किया जाता है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्रमशः ज्वार भाटा कहते हैं। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, परंतु पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता के कारण सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा को आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना होता है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आते हैं। अब जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा पर एक सीधी रेखा में होता है तो इस समय उनके सम्मिलित आकर्षण बल में परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार आता है। यह स्थिति वियुक्ति की स्थिति कहलाती है। ऐसा पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन होता है। अब वे दीर्घ ज्वार के बारे में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार आता है। ऐसी स्थिति को कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के 7वीं या 8वीं को घटित होता है। अब कुछ नोट है। चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होने के कारण ज्वार 12 घंटे 26 मिनट की देरी से आता है। उदाहरण है, पहला ज्वार 6 AM, दूसरा ज्वार 6:36 PM पर आता है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपनी
दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। अब महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों के ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। अब महासागरीय तरंगे, यह सागरीय जल में दोलनीय गति है जिसमें जलीय कण ऊर्ध्वाधर रूप में संचलन करते हैं। तरंग का ऊपरी भाग श्रृंग तथा निचला भाग गर्त कहलाता है। अब उथले तट के पास उसके श्रृंग की ऊंचाई अचानक बढ़ती है तथा उसका अग्रढाल तीव्र हो जाता है। एक क्रांतिक बिंदु पर आकार तरंग रूप खंडित होकर विक्षुब्ध जल समूह में बदल जाता है जिसे सर्प ब्रेकर या स्वांश कहते हैं। सर्प द्वारा ही तटीय भाग में काटछाट होती है। सर्प के निर्माण के पश्चात जब उसका विक्षुब्ध जल तटवर्ती भागों में समानांतर रूप में चलता है तो उसे बेलांचली धारा कहते हैं। लिटरल ऑफ लॉन्ग शोर करंट निसागरीय भूस्खलन, हिमस्खलन व भूकंपीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली सुनामी तरंगें अत्यंत विनाशकारी होती है। अब जल चक्र का तात्पर्य पृथ्वी के स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के बीच होने वाले जल के चक्रीय प्रवाह से है। इस प्रक्रिया में कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप तथा स्थान परिवर्तन होता है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर इसका मूल लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई के अनुपात में क्या अंतर होगा? ठीक है, क्या होगा? विकृति का अंतर होगा। क्या होगा? विकृति। यानी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर इसकी मूल लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई में अनुपात में विकृति कहते हैं। अब विकृति बराबर वस्तु की मूल लंबाई में वृद्धि L बटा वस्तु की मूल लंबाई L/L होता है। यह मात्रक विहीन होता है। यह क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। प्रतिबल किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर साम्यावस्था में वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर F/A होता है, जहाँ F बराबर बल और A बराबर क्षेत्रफल होता है। अब इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एवं विमीय सूत्र mL-1T-2 होता है। अब प्रत्यवस्था का यंग मापांक यानी प्रत्यवस्था की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को प्रत्यवस्था का यंग मापांक कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी PA कहा जाता है। अब हुक का नियम, हुक्स लॉ, प्रत्यवस्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल बराबर प्रोपोर्शनल टू विकृति होती है। अब अथवा प्रतिबल बटा विकृति बराबर एक नियतांक बराबर E होता है, जिसे प्रत्यवस्था गुणांक कहते हैं। अब पबासो अनुपात, पार्श्विक विकृति लेटरल स्ट्रेन तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पबासो अनुपात कहते हैं। इसे प्रतीक सिग्मा से निरूपित करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल। कौन है? तृणमूल कांग्रेस जो कि नहीं है। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6 है। अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का कमल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ पंजा छाप
बहुजन समाज पार्टी के हाथी असम को छोड़कर। अब नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी पुस्तक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हसिया और हथौड़ा हथौड़ा एवं तारा है। अब आम आदमी का झाड़ू है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु शर्तें। लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है एवं इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों को लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है। अब अथवा यदि वह लोकसभा में 2% स्थान सीटों जीतता है तो ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। अथवा यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंदमठ 1882 से लिया गया, जिसका कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अब संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। इसे पहली बार 1996 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय यह मार्चिंग गीत के रूप में लोकप्रिय हुआ। अब इसे संगीतमय जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा किया गया जिसे गाने का समय 65 सेकेंड है। मैडम भीकाजी कामा द्वारा स्टुटगार्ट जर्मनी में तो तिरंगा फहराया गया, उसमें भी वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि और साहित्यकार थे। इन्होंने गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1917 में मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है गोरा उपन्यास, गीतांजलि, गीतिमाल्य। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगाल की रचना की है। अब टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कवि के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनकी रचना है अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, असरा, सरोज स्मृति। अब नजरुल इस्लाम को बंगाली साहित्य के महानतम कवियों में से एक माना जाता है। इन्हें विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? कौन नहीं है? 2 बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, नहीं, ये गलत है। ये सही होगा, यह हमारे उत्तरी ध्रुव से निकलती है। हाँ, सही है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं आपस में होती है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समान दूरी पर होती है। यानी चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती है हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है। किसके द्वारा? सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए 1910 ईस्वी में सरलाबाई देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किए। पंडित रामाबाई ने 1889 ईस्वी में शारदा सदन की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? मेसोफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? मेसोफाइट। यानी
विश्व के प्रमुख वनस्पति जैसे जेरोफाइट यानी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पति है। ट्रोफोफाइट जो है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। हाइग्रोफाइट दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एक एल्युमिनियम की जगह लेता है? कौन है? गैलियम है। कौन है? गैलियम मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एक है जो एल्युमिनियम की जगह लेता है। तत्वों की आवर्त सारणी विकसित करते समय मेंडलीव ने कुछ तत्वों को गायब पाया जिसे बाद में खोजा गया और गैलियम एक एल्युमिनियम नामक नाम दिया गया। उन्होंने तालिका में अंतराल को नोट किया और बताया कि उस समय अज्ञात तत्व उन अंतरालों को भरने के लिए उपयुक्त गुणों के साथ मौजूद थे। अब स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एक बोरॉन, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। अब मेंडलीव क्या है? मेंडलीव ने संस्कृत अंक को उपवर्ग करके नाम दिया था। एका एक ही समूह में पूर्ववर्ती तथा तत्व के नाम पर है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आरोही परमाणुओं के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अतः तत्वों को व्यवस्थित करने का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है। परमाणु के आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश को दूरी ही परमाणु के आकार को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर है। 1 पीएम बराबर 10⁻⁻12 एम होता है। जर्मेनियम एक अर्धचालक है जिसका प्रयोग ट्रांजिस्टर व प्रकाश विद्युत सेल तथा सोलर सेल आदि बनाने में किया जाता है। अब आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ता है। अब प्रमुख रूप से लैंथेनाइड समूह के रासायनिक तत्वों में 15 तत्व और स्कैंडियम और इट्रियम के सम्मिलित रूप को दुर्लभ मृदा धातु के नाम से जानते हैं। टाइटेनियम के रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। अब विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उसकी अवस्थिति देखते हैं। मरुस्थल अवस्थिति: सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कलाहारी जो कि बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पेटागोनिया जो अर्जेंटीना में स्थित है। अटाकामा उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। तकला माकन चीन में स्थित है। गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। दस्ते लूट पूर्वी ईरान में स्थित है। दस्ते कबीर उत्तर पूर्वी ईरान में स्थित है। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया ZXA टेंस टू Z+1XA टेंस टू Z-RA-4 और Z-1 के पावर R के पावर A-4, ठीक है, ये में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः है। क्या है? अल्फा, बीटा, गामा है। दिए गए नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण अल्फा, बीटा, गामा है, ठीक है। ZXA माइनस बीटा Z+1X -A अल्फा Z-A का पावर R का पावर A-4
माइनस गामा Z-1 के पावर R-4 होता है। अल्फा अल्फा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 अंक की कमी होती है, जिससे नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। बीटा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है तथा नया तत्व आवर्त सारणी में 1 स्थान आगे खिसक जाता है। अब गुण अल्फा किरण बीटा गामा। अब प्रकृति, जो अल्फा का प्राकृतिक होता है जो कि ये धनात्मक प्रकृति क्या होता है, धनात्मक होता है, और अल्फा कणों की बनी होती है। ये अल्फा किरणें प्रकृति अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। बीटा किरण ऋणात्मक होता है, बीटा कणों की बनी होती है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। अब गामा किरण ये एक्स किरणों की भांति विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है। अब आवेश के बारे में देखते हैं। दूसरा है क्या, आवेश। अब अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है, बीटा कण पर 1 इकाई धनावेश होता है। इन पर कोई आवेश धनावेश नहीं होता है। अब तीसरा द्रव्यमान। अल्फा कण का द्रव्यमान 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है और बीटा कण पर द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। गामा पर कोई द्रव्यमान नहीं होता है। अब चौथा वेधन क्षमता। अल्फा पर इनकी वेधन क्षमता अधिक होती है। अल्फा की वेधन क्षमता अधिक होती है, बीटा की वेधन क्षमता गामा के से कम व अल्फा से 100% अधिक होती है। ठीक है। अब गामा की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब पांचवा है आयनन क्षमता। आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है, अल्फा किरण से कम व गामा किरण से अधिक होता है। सबसे कम गामा का होता है आयनन क्षमता। ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? मेघालय। यानी मेघालय राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। अब पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के निर्माण के लिए रबड़ के पेड़ों की जड़ों का उपयोग किया जाता है। अब इसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है? कौन सा है? हेक्साक्लोरीन। कौन है? हेक्साक्लोरीन है। अब हेक्सोक्लोरोफिन एक रोगाणुरोधक है। रोगाणुरोधक का उपयोग शरीर में सूक्ष्म रोगाणुओं की वृद्धि रोकने व उन्हें निष्क्रिय करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। प्राचीन काल में सिरका व सिरार के तेल का प्रयोग रोगाणुरोधक के रूप में होता था। अब आधुनिक रोगाणुरोधक औषधियों का विकास करने के लिस्टर, सेमिल्विस व कांच का नाम उल्लेखनीय है। कुछ मुख्य रोगाणुरोधक है जैसे आयोडीन, फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट आदि है। अब निश्चेतक बेहोशी कारक, इसका प्रयोग शरीर में कुछ समय के लिए संवेदना को कम करने के लिए होता है। 1846 ईस्वी में मोर्टन द्वारा डाई इथाइल ईथर का प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। अब सैम्पसन द्वारा वर्ष 1847 ईस्वी में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में किया गया है। अब कुछ मुख्य निषेचक नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, कोकीन, क्लोरोप्रोपेन, बेरोनल इत्यादि है। अब जीवाणुरोधी, इसका प्रयोग शरीर के अंदर रोग कारक सूक्ष्म जीवाणुओं के मारने एवं वृद्धि रोकने हेतु किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1929 में सर्वप्रथम एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से है। कुछ मुख्य जीवाणुरोधी टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाइमाइसिन इत्यादि है। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है।
बी एन राव जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। बी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर को। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। दामोदर क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला, लौह एवं अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण ही इसे भारत का रूर कहते हैं। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है? उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता व अपघर्षण प्रतिरोध होता है। क्रोमियम। कौन है? क्रोमियम। यानी क्रोमियम लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिससे उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोध होता है। अब कार्बन के साथ निकिल व क्रोमियम धातुएं भी मिश्रित कर दी जाती है, तो हमें धब्बा रहित इस्पात नामक मिश्र धातु प्राप्त होती है, जो पूर्णतः जंगरोधी होता है। अब लोहा को निकेल एवं क्रोमियम के साथ मिश्रित कर बनी मिश्र धातु स्टेनलेस इस्पात कहलाती है। स्टेनलेस इस्पात काफी कठोर एवं जंग नहीं लगने वाला मिश्र धातु होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है। यह बोरॉन परिवार का तत्व है। पृथ्वी के परपटी में सर्वाधिक मात्रा में यही धातु उपलब्ध है। अब इसके अयस्क बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार आदि हैं। अब हैलोजन के साथ एल्युमिनियम चूर्ण की क्रिया कराने पर संबंधित हैलाइड बनता है। अब दो एल्युमिनियम, 3 कैल्शियम, 2 AlCl3 होता है। यह एक प्रबल अपचायक भी है। अब एनोडीकरण एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। अब एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड को जिंक क्लोराइड के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था क्या है? क्या होगा? कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि होगी। यानी वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि है। सन 1969 में आर राय व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इसके अंतर्गत मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया को रखा गया है। कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, थैलेमस संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तियां संबंधी उनके वर्गीकरण का पद्धति को प्रमुख मापदंड है। अब सरल आकारिकी लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तुत किया था। बाद में लिनियस ने वर्गीकरण की प्रणाली शुरू की थी, जिसके तहत इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों पादप एवं जंतु में वर्गीकृत किया था। इसी के आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी थी, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। मुनेरा को जानते हैं।
मुनेरा ये प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक क्रिया द्वारा निकली ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को अपचायित कर देते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरिलम और क्लोरोबियम है। प्रोकैरियोटिक प्रकृति होने के कारण मुनेरा अत्यधिक तापमान को सहन कर सकता है। ये कोशिकीय होता है। अब है प्रोटिस्टा, ये यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाओं में केंद्रक तथा अन्य झिल्लीदार ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक जलिका, गोल्जिकाएं तथा प्लास्टिड पाए जाते हैं। ये कोशिकीय होते हैं। अब है फंजाई, कवक एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय कवक जबकि मशरूम बहुकोशिकीय कवक का उदाहरण है। अब कवक में प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। अब प्लांटी, इसमें बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण पौधों को रखा गया है। अब अधिकांश पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है तथा कठोर होती है। अब एनिमेलिया, इस किंगडम में विषमपोषी यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित रखते हैं। अब 78वां क्वेश्चन है, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार जीन गोटमैन ने किया था। जीन गोटमैन 10 अक्टूबर 1915 से 28 फरवरी 1994 तक एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। मानव भूगोल में उनका मुख्य योगदान राजनीतिक, शहरी, आर्थिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय भूगोल के उप क्षेत्रों में था। अब कार्ल रिटर विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा मूल भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक तुलनात्मक भूगोल के जनक कहते हैं। इन्हें विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? जीन गोटमैन ने किया था। किसने किया? जीन गोटमैन ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। इन्हें विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार जीन गोटमैन ने किया था। जीन गोटमैन 10 अक्टूबर 1915 से 28 फरवरी 1994 एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। मानव भूगोल में उनका मुख्य योगदान राजनीतिक, शहरी, आर्थिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय भूगोल के उप क्षेत्रों में था। कार्ल रिटर विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। यह आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। अब इनके दृष्टिकोण से भूगोल के पृथ्वी के विज्ञान के रूप में होना चाहिए। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, एनेक्जिमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। अब भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव के केंद्र में रखकर किया। इन्होंने आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। अब टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। हृदय स्थल सिद्धांत एच मैकिंडर ने किया था। समताप रेखाओं का जन्मदाता हमबोल्ट है। सौरमंडल की संकल्पना कोपरनिकस है। पारिस्थितिकी यानी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का सर्वप्रथम व्याख्या कास्ते द बफन ने किया था। आधुनिक भूविज्ञान का पिता जेम्स हटन को कहते हैं। आधार तल की संकल्पना किसे कहते हैं? पाबेल को कहते हैं। अब भू संतुलन शब्द का प्रयोग कैलेरेंस डाल्टन ने किया था। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस ने किया था। पैंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने किया था। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है? एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है।
यानी सरसों तथा राई में तीखापन एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम नाइट्रोजिनेज है। अब सूरजमुखी के तेल में लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जो धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। अब गेहूं में ग्लूटन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। मक्का में प्रोटीन को जेनिन कहते हैं। इसे दो आवश्यक अमीनो अम्ल ट्राइप्टोफेन और लाइसाइन की कमी होती है। फलों में सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडोज, चेरी, मालपीगियन कुल में पाया जाता है। अब फलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाला मुख्य खनिज पोटेशियम है। अदरक का तीखा स्वाद जिंजीबरीन के कारण होता है। फेनकोन के कारण सैंप मीठा लगता है। अब लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक का पाया जाना है। प्याज के छिलके उतारते समय आंसू आते हैं क्योंकि प्याज में सल्फोनिक अम्ल का निष्कासित करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है? कौन है? CRISPR-Cas9 है। ठीक है। अब CRISPR-Cas9 एक जीनोम एडिटिंग उपकरण है जिसका प्रयोग आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। अब CRISPR जीनोम एडिटिंग टूल से वैज्ञानिक खराब जीन को डीएनए से डिलीट कर सकते हैं एवं डीएनए के बेहतर गुणवत्ता भी जोड़ सकते हैं। क्रिस्पर प्रणाली जीवाणुओं में पाई जाती है। क्रिस्पर प्रणाली के द्वारा ही जीवाणु विषाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं। अब है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजिस्ट का उपयोग मुख्यतः बांझपन को उपचार के लिए किया जाता है। अब इसके माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान पात्र निषेचीकरण IVF आदि किया जाता है। अब RNA आधारित तकनीक एक जीन साइलेंसिंग तकनीक है जो कि डबल स्ट्रैंडेड RNA के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है और उनकी गतिविधियों को घटा या बढ़ा सकती है। अब इसका प्रयोग आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों बीटी फसलों को हानिकारक प्रभाव को खत्म करने एड्स, मोटापा आदि को किया जा सकता है। अब एंटीसेंस तकनीक कैंसर, परजीवी और वायरल संक्रमण का एक वैकल्पिक उपचार है। इसके माध्यम से जीन अभिव्यक्ति को बाधित किया जा सकता है। अब जीन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीन की जानकारी का उपयोग कार्यात्मक जीन के उत्पाद के संशोधन में किया जाता है। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है? कौन है? उत्तर पूर्वी पठार में। कौन है? उत्तर पूर्वी पठार में निवास करने वाली जनजाति है। गारो खासी जयंतिया उत्तर पूर्वी पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां है। उत्तर पूर्वी पठार मेघालय का पठार। अब उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो खासी जयंतिया तथा मेकिर आदि पहाड़ियां अवस्थित है जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। अब गारो खासी जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। अब खासी पहाड़ियों के क्षेत्र का किप रूप स्वरूप
में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत औसत से अधिक वर्षा होती है। यहाँ यही कारण है कि खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित मासिन राम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। अब औसत के अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ लेटराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। अब ढक्कन का पठार। इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। पूर्वी पठार इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों के सम्मिलित किया गया है। छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ बेसिन, महानदी बेसिन और दंडकारण्य का पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? कौन है? जेबी लैमार्क। कौन है? जेबी लैमार्क। यानी लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना कार्य की उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा अथवा कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर 88 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसे बोलते हैं जीबी मावलंकर बोलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जमालपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जमालपुर में। यानी बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुआ पटना में है। भारत बेगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। अब स्लीपर कारखाना का मधेपुरा में है। अब बिहार में प्रमुख उद्योग जिला यानी रेशम उद्योग का भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार के प्रमुख कारखाने, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड का फतुआ पटना, भारत का बेगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। अब स्लीपर कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना बेलापुर छपरा। जूता कारखाना बाटा इंडिया का मोकामा में है। सिगरेट कारखाना मुंगेर में है। बंदूक कारखाना मुंगेर में है। बिहार के प्रमुख उद्योग और जिले शहर, रेशम उद्योग भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार। तंबाकू उद्योग मुंगेर, गया, लखीसराय, जमुई, झाझा है। आरा, दलसीसराय, शाहपुर है। सीमेंट उद्योग बंजारी, डालमिया नगर है। सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। कागज उद्योग समस्तीपुर, पटना, बरौनी, दरभंगा है। अब लाख उद्योग गया, पूर्णिया है। सूती वस्त्र उद्योग गया, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, मोकामा, डुमराव है। ठीक है, अब 91 नंबर क्वेश्चन है, तने के में कैम्ब्रियम छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं क्या कौन सी है? कौन है? द्वितीयक जाइलम है। कौन है? द्वितीयक जाइलम। अब तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता को पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम है। कैम्बियम पौधे में सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को परत जाइलम और फ्लोएम उत्तक तनों और जड़ों के द्वितीयक विकास के लिए जिम्मेदार है। कैम्बियम कोशिकाओं की एक एकल परत है। जाइलम द्वारा जल का प्रवाह होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। अब पादपों की लंबाई में वृद्धि शीर्षस्थ विभाजोत्तक के कारण होता है। पार्श्व विभाजोत्तक के कारण पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि टेरिडोफाइटा तथा एक बीजपत्री पादपों में नहीं पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक ये पतली कोशिकाएं भीति वाली सरल कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल उत्तक कोशिकाओं के
मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। जटिल ऊतक कोशिका भित्ति मोटी होती है। सरल ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती है और जटिल ऊतक की कोशिकाएं अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है। सरल ऊतक ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है और जटिल ऊतक संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये पानी और खनिज लवण पेरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरीन पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जाइलम तथा फ्लोएम इस प्रकार के उदाहरण हैं। फाइबर रेशे मुख्यतः सहारा देने वाले कार्य करते हैं। अब क्लोरेन्काइमा ऊतक के कारण पौधों में लचीलापन पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संक्षरण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से मेथमोग्लोबिनियम का कारण है? कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति नाइट्रस की अधिक मात्रा युक्त जल का लगातार उपयोग करता है तो शरीर में नाइट्राइट की परिवर्तन होकर रुधिर में हीमोग्लोबिन से जुड़कर मेथमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, ऐसे पौधे जिनमें स्त्री केसर एवं पुंकेसर पुष्प अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एक लिंगाश्रयी पौधे कहलाते हैं। यानी जिन पौधों में केवल स्त्री केसर होता है उन्हें स्त्री केसर कहते हैं, जबकि पुंकेसर पुष्पों के केवल पुंकेसर पाया जाता है, ऐसे पुष्पों में एक लिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? क्या है? संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान में संशोधन करने के विषय में। ठीक है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान के संशोधन करने के विषय में है। अब राज्यसभा की शक्तियां और कार्य के बारे में देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। अब गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्तियां प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनाते हैं। राज्यसभा की विशिष्ट अधिकार है जो कि लोकसभा के पास नहीं है। अब अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय के राष्ट्रीय महत्व की घोषणा कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। अब अन्य के बारे में देखते हैं। अब आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। अब राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संवैधानिक पदाधिकारियों के पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
कौन नहीं है? डी नहीं सही है। यानी विटामिन बी थ्री की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारी होती है, गलत है। देखिए, रेटिनॉल का संश्लेषण यकृत में होता है, हाँ सही है। साइनोकोबाल्मिन का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हाँ सही है। टोकोफेरॉल के प्रजनन विटामिन में होता है, हाँ सही है। अब विटामिन बी3 की कमी के कारण आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती है, यह कथन सत्य नहीं है। आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां विटामिन बी6 की कमी के कारण होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्सेरोफाइटॉल रेटिनॉल तथा अणुसूत्र C20H29OH है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए जंतु के यकृत एवं आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में संचित होता है। अब यह विटामिन शरीर के वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर के उपकला को ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। अब इसी विटामिन के कमी के कारण शुष्काष्ठीकोण रोग होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित है। यह आरबीसी के परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्ता रोग हो जाता है। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है? तीक्ष्ण हो जाती है। 103 नंबर क्वेश्चन है, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण है, क्या है? हेलुसिनेशन विभ्रम है, ठीक है। यानी कोकीन के अतिरिक्त खुराक के कारण हेलुसिनेशन विभ्रम होता है। कोकीकाइन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक उत्तेजक और क्षुधा मारक है। कोका पौधा वैज्ञानिक नाम है इथाइरोक्सलियम कोका। इस पौधे की उत्पत्ति का स्थान दक्षिण अमेरिका है। इससे कोक एल्केलाइड या कोकेन प्राप्त किया जा सकता है। कोकेन को सामान्य रूप से कोक का क्रैक भी कहते हैं। अब बारबिट्यूरेट्स, एम्फीटामाइड्स, बेंजोडायजेटिव्स, लासर्जिक अम्ल, डाइथाइल अमाइड या एलएसडी एवं अन्य समान प्रकार के ड्रग्स जो सामान्यतः मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन एवं अनिद्रा के उपचार हेतु दवाइयों के रूप में दी जाती है, जिसका दुरुपयोग भी किया जाता है। अब यह एक अप्रभावशाली औषधि है जो मानसिक क्षमता पर प्रभाव डालता है। यह उजला क्रिस्टलीय पाउडर होता है। मिर्गी एक विकार है जिसमें मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अब जिसके बार बार दौरा पड़ने लगता है। अब हाइपोक्सिया की अवस्था में शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब इंसोमिनिया में पूरी निद्रा ठीक से नहीं होती है। इसमें हमेशा आलस्य जैसी लगता है। यह चिंता या अवसाद के कारण उत्पन्न होता है। अब 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया? कौन है? किन शी हुआंग है, ठीक है। यानी किन शी हुआंग वो किन राजवंश के संस्थापक और एकीकृत की चीन के पहले सम्राट थे। अब 106 नंबर क्वेश्चन देते हैं। बसोहली पेंटिंग जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है वह किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब 107 नंबर क्वेश्चन है, अलग शब्द का चयन करें। कौन है? इस्पात एक मिश्र धातु है, अन्य सभी क्या धातु है?
अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। किसने किया था? रिचर्ड एटनबरो ने। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। फिल्म गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के वास्तविक जीवन पर 1982 में बनी थी। इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका बेन किंग्सले द्वारा निभाई गई थी। इस फिल्म में ड्रेस डिजाइनिंग हेतु भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था। भानु अथैया प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता भी थे। अब ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आरआरआर नाटू नाटू को दिया गया। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? कहाँ खोला गया है? गोवा में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, असंगत का चयन करें। मरम्मत जो है, मरम्मत एक सकारात्मक शब्द है, जबकि अन्य सभी क्या नकारात्मक शब्द। दोष, गलती, त्रुटि सब नकारात्मक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, यानी कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? कौन करता है? उड़ीसा किया है। कौन है? उड़ीसा। यानी उड़ीसा धनु यात्रा कार्यक्रम वार्षिक रूप से मनाया जाता है और पारंपरिक कला रूपों में भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंगों का दर्शाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 193, विषम को चुने। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल जो है पेट्रोल एक इंजन है, अन्य सभी क्या है? ऑटोमोबाइल्स है। क्या है? ऑटोमोबाइल्स। अब 114 नंबर क्वेश्चन है, वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? कब हुआ था? 1948 से ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था। यानी वर्मा ब्रिटिश उपनिवेशों को चुंगल से 4 जनवरी 1948 को मुक्त हुआ तथा वहाँ 1962 तक लोकतांत्रिक सरकारों के निर्वाचित होती रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है 115, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। किसने किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला को लॉन्च किया है। अब 116 नंबर क्वेश्चन है, विषम शब्द का चयन करें। अदालत। अदालत को छोड़कर अन्य सभी क्या है? निवास स्थान है, जैसे अस्तबल है, गुफा है, इग्लू है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? गुजरात में। कहाँ की है? गुजरात में। यानी इस प्रोजेक्ट से को आदित्य नगर सूरत में एनटीपीसी को के कवास टाउनशिप के घरों में H2NG न्यूट्रल गैस की सप्लाई के लिए तैयार किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 119, असंगत विकल्प का चयन करें। 81 जो कि और स्क्वायर है सबका। ठीक है, अगला है 120 नंबर क्वेश्चन है, यूटोपिया का लेखक कौन था? कौन है? थॉमस मोर है। कौन है? थॉमस मोर। यानी प्लेटो की रचना रिपब्लिक, अपोलॉजी, लॉज, मीनो, क्रीटो, यूथोस, प्रोटागोरस आदि है। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन, 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। अब 122 नंबर क्वेश्चन है, विषम का चयन करें। कौन है? 2514 है। 2514 ने सभी 4 की गुणज है। अब 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? कौन है? राज कपूर है। नहीं है जो कि, लेकिन वही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे और लता में सब क्या है? भारत रत्न से सम्मानित है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पॉवर्टी ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एडमंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई। पुस्तक हार्पर कॉलिंस
पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन है, यानी कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। यानी लोक लेखा समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, जिनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। यह लघु लोकसभा के नाम से प्रसिद्ध है। अब प्राक्कलन समिति के बारे में जानते हैं। क्या है प्राक्कलन समिति? प्राक्कलन कुल सदस्य 30 है, सभी सदस्य लोकसभा से हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति है। कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष का है। ठीक है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मराठा 129 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? क्या था? रायगढ़ था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधि राजा जयसिंह के साथ जून 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। अब शिवाजी की कर व्यवस्था क्या? अंबर कर की व्यवस्था थी। अब शिवाजी को तोपे अंग्रेजों ने प्रदान की थी। 130 नंबर क्वेश्चन है, किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। अब अगला क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? कौन है? ऑस्टिन बटलर ने जीता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? किससे था? CR दास से था। किससे था? CR दास से। यानी स्वराज पार्टी का संबंध CR दास से था। स्वराज पार्टी यानी असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश में वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। कांग्रेस में विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया गया तथा 1923 ईस्वी में चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। अब 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। CR दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इस पार्टी के बाद से स्वराज पार्टी जनवरी 1923 ईस्वी के नाम से जाना जाने लगा। CR दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अब स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1903, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904, द अफ्रीका से भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी, साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी, बाल गंगाधर तिलक प्रमुख नारा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख नारा है। प्रमुख पुस्तक है केसरी जो कि मराठी है, मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा, उपाधि है लोकमान्य का, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है वैलेंटाइन सिरोल द्वारा, भगत सिंह के बाद उपाधि शहीद आजम, फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई। अब लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल हुए नारा था इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्य हमारा, साम्राज्य का नाश हो।
ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विनेश NR बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। चलिए अगला यानी रेलवे इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को 2 चरणों में हासिल करने की परिवर्तन और 2030 तक मुख्य रूप से गैर नवीनीकरणीय स्रोत के माध्यम से ट्रेनों और स्टेशनों को बिजली देना। ठीक है, अब 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी 143 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कौन था? कुमारगुप्त था। यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम हुआ। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लगभग 375 से 415 ईस्वी तक था। इसे सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवर सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया है। अब महरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 से 414 ईस्वी भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, बरूची, घटकपर्ण, बरामिहिर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। अब समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईस्वी तक, ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचयिता प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अब समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। उसे समरशस्त्र कहा गया है, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा एवं BN स्मिथ ने दिया है। एरन अभिलेख भानुगुप्त का चर्चा। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी वर्णित है। अब समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। अब समुद्रगुप्त के काल में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिलती है: गरुण, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु एवं विनाशारण है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ, विक्रमांक एवं परम भागवत प्रथम गुप्त शासक की उपाधि धारण की थी। अब धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां ब्रजयान शाखा की पढ़ाई होती थी। अब गुजराती कवि सोंढल के धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी थी। गौंडी रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय हुआ था। 142 नंबर को अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इन 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 145 नंबर 145 नंबर क्वेश्चन है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में। यानी
थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य होगा। यह इरोड वन प्रभाग में 4 वन रेंजों द्वारा गठित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन, कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। यानी इस ऐप की पहली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा की गई थी। यह ऐप पाइपलाइन व तार जैसी भूमिगत सेवाओं के नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से होने वाले नुकसान से बचाएगा। इसकी मदद से उसकी सही लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।